नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आप लोगों से बात कर रहे थे पिछले वीडियो में आरबीआई के मौद्रिक नीतियों के बारे में, उससे संबंधित ये आज लास्ट वीडियो है। तो इस संदर्भ में हम आप लोगों से बात किए थे मौद्रिक नीति के उपकरण जो सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अंतर्गत आपको बताया गया था सीआरआर के अंतर्गत कि इसके अंतर्गत कोई किसी भी बैंक को एक निश्चित अमाउंट कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। एसएलआर में क्या होता है कि एक निश्चित अमाउंट उसे अपने पास खुद के पास ही रखना होता है, वो चाहे कैश के रूप में रखे, सोना के रूप में रखे, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखे, तो एसएलआर। ओएमओ के अंतर्गत ये बताया गया था आप लोगों को कि इसमें क्या होता है कि सरकारी प्रतिभूतियां खरीदे एवं बेचे जाते हैं। इसमें बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना अनिवार्य नहीं होता है। यदि उसके पास अधिशेष होता है, सरप्लस होता है बैंक के पास, तो सोचता है वो कि पैसा तो ऐसे ही रखा हुआ है, चलो सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लेते हैं, इससे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इस पे बात किए थे। इसके अलावा हम बैंक रेट पे बात किए थे। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट फ़िलहाल जो है इस पर पेनाल्टी लगाया जाता है, यानी कि कोई भी बैंक यदि सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं रखती है तो उस पर बैंक रेट की दर से पेनाल्टी लगाया जाता है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक जो है अगर उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई से कर्ज लेती है, तो जिस ब्याज दर पे कर्ज लेती है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई को भी कर्ज देने के लिए कर्ज की ज़रूरत होती है ना, तो वो कर्ज देने के लिए कर्ज लेती है, तो जिस रेट पे आरबीआई कर्ज लेती है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एमएसएफ में क्या होता है कि इसमें भी बैंक कर्ज ही लेती है आरबीआई से, लेकिन इसमें ये होता है कि एनडीटीएल का 2% तक ले सकती है, और कर्ज लेने के लिए वो अपना एसएलआर का जो एसएलआर के अंतर्गत जो प्रतिभूतियां रखी हुई है बैंक के पास, उसे भी गिरवी रख करके कर्ज लिया जा सकता है। ये एमएसएफ के अंतर्गत होता है। तो ये सारे उपकरण पे हम डिटेल से बात किए आपसे, और उम्मीद है कि आप सब इस चीज़ को अपने मन में रखे होंगे, आपको याद होगा, है ना। अब हम बात करते हैं जो शेष चीज़ें बच गई है गुणात्मक उपकरण, और दूसरा एक है यहाँ जो नॉन ट्रेडिशनल उपकरण है ना। इसके अंतर्गत हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर हुवर, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, इन सब पर बात करेंगे। तो आगे हम गुणात्मक उपकरण पे बात करते हैं। अब देखिए, गुणात्मक उपकरण जो है मौद्रिक नीति का जो गुणात्मक उपकरण है, तो यहाँ पे मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण जो है दोनों एक साथ साथ आरबीआई चाहेगी तो चला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यदि मात्रात्मक उपकरण प्रभावहीन रह जाए तो उस स्थिति में भी गुणात्मक उपकरण को चलाया जाता है। ये कोई ज़्यादा इसमें कुछ लोचा नहीं है, सिंपल है। इसमें होता क्या है कि जैसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए, यदि सीआर कम जाए फिर भी बैंक उपभोक्ताओं को पर्याप्त ऋण न दे पाए, तो इस स्थिति में क्या होता है, जैसे बैंक सीआर कमाती इसलिए है कि बैंकों के पास कैश ज़्यादा होगा तो लोगों को ऋण ज़्यादा देगी। लेकिन उस स्थिति में भी बैंक ज़्यादा ऋण नहीं दे पाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों को उनकी नैतिक जिम्मेवारी का बोध कराती है कि आप किस लिए हैं, आपका काम क्या है ना। तो ये चीज़ें का बोध कराती है। इससे भी नहीं मानती है बैंक अगर कोई, तो उस पर आरबीआई जो है डायरेक्ट एक्शन लेती है, यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई करती है, उस पर जुर्माना लगा सकती है, उसको दिशा निर्देश दे सकती है। तो एक नैतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा खास याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सिंपल याद रखिएगा इसमें। इसके अलावा जो अगला जो आपका नॉन ट्रेडिशनल है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। गैर पारंपरिक उपकरण जो है उसके अंतर्गत पहला है हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप। इसकी अवधारणा जो है मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। कौन दिया था? मिल्टन फ्रीडमैन, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। इसी के लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, है ना। तो इसमें क्या होता है इसको समझिए, इसका उपयोग कब किया जाता है। हेलीकॉप्टर मनी, देखिए नाम से ही सुनने में लग रहा है हेलीकॉप्टर मनी, इसे लगता है पैसा ऊपर से गिराया जा रहा है। वाकई में पैसा ऊपर से नहीं गिराया जाता, लेकिन उसके जैसा ही इफेक्ट होता है। इसे तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर मनी का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसे समझिए आप ऐसे, इसको जैसे अभी लॉकडाउन लगा था 2020 में, धीरे धीरे कई प्रक्रियाओं के द्वारा कई चरण में लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त किया गया।
तो उस दौरान कई लोगों के नौकरियां चले गई, रोज़गार उसके चले गए, इनकम का स्रोत समाप्त हो गया। तो हुआ क्या कि सरकार ये की कि बैंकों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दीजिए, लोन दीजिएगा तो मार्केट में तरलता आएगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, है ना, ये सब चीज़ें। तो बैंकों के पास अगर इस तरह की समस्या आने पर, अब लोगों का रोज़गार चला गया है और वो ऋण लेना चाह रहा है, तो बैंक जो है उसी को ऋण देती है जहाँ वो सिक्योर रखती है कि यहाँ से हमको पैसा मिल जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, उसी को हम कहते हैं तरलता संजाल, कि बैंकों के पास पैसा है लेकिन वो दुविधा में है कि किसको ऋण दें किसको नहीं दें, कहाँ से ऋण देने के बाद वहाँ से वापस आएगा कि नहीं आएगा, या वो एनपीए में बदल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है तरलता के बढ़ाने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर मनी का यूज किया जाता है। और ये कब किया जाता है, तरलता संजाल की स्थिति में। तरलता संजाल कब होता है कि बैंकों के पास पैसा रहता है लेकिन पैसा देने से पहले जो है ये सोचती है कि हम किसको ऋण दें किसको ऋण नहीं दें, है ना। तो इस स्थिति में अब क्या किया जाता है कि तरलता संजाल की स्थिति में कि बैंक जो आरबीआई है, जैसे सरकार किसी भी देश की, जो कहने का मतलब ये है कि जो मौद्रिक नीतियों का संचालन करता है, तो वो क्या करता है कि नए नोट छाप करके सरकारी व्यय को बढ़ा दिया जाता है उस स्थिति में। अब इससे किसी को कर्ज बैंक नहीं देना चाह रही है कि नहीं, क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है, वो सिक्योर नहीं है कि पैसा ये लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि सरकार के द्वारा, है ना, नए नोट छाप करके सरकारी व्यय को बढ़ा दिया जाता है। सरकारी व्यय जब बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है ओवरऑल आपको ये समझना है कि हेलीकॉप्टर मनी का यूज कब किया जाता है। तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए तरलता को बढ़ाने के लिए, ना कि घटाने के लिए। सिंपल, ये चीज़ समझ गए होंगे आप, है ना। तरलता संजाल क्या है ये भी समझ गए होंगे कि इस दशा में केंद्रीय बैंकों के प्रयासों से बैंकिंग व्यवस्था के में तरलता प्राप्त हो जाती है। जैसे केंद्रीय बैंक पैसा दे दिया पर्याप्त कि तुम ऋण दो, लेकिन ऋण के रूप में उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि बैंक उस समय दुविधा में रहता है कि ऋण दें कि नहीं दें, ये लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। तो उस स्थिति को ही हम तरलता संजाल कहते हैं। आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं, कि बैंकिंग व्यवस्था में तरलता पर्याप्त हो लेकिन फिर भी अगर उपभोक्ताओं को ऋण नहीं मिले तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं तरलता संजाल, है कि नहीं। ऐसा मुख्यतः होता है मंदी के दौर में या बेरोजगारी बढ़ने पर। बेरोजगारी जब अपने चरम पे रहता है तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तरलता संजाल की स्थिति। इसके बाद हम अगला टॉपिक पे बात करते हैं हेलीकॉप्टर हूवर। देखिए हेलीकॉप्टर हूवर नाम से ही पता चल रहा है, हूवर यानी कि क्लीनर, क्लीन करने वाला, वैक्यूम क्लीन यानी साफ करने वाला। अब यहाँ पे देखिए ये कब यूज किया जाता है, जब अर्थव्यवस्था में उपस्थित काले धन को सोखा जाता है। मैंने इसके तहत जो है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर काले धन की मात्रा बढ़ जाती है उस स्थिति में हेलीकॉप्टर हूवर का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, जैसे विमुद्रीकरण, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन इसी को कहते हैं, है ना। तो नोटबंदी में क्या हुआ था कि 500 और 1000 के नोट क्या हुए थे, इनवैलिड कर दिए गए थे कि अब एक निश्चित डेट के बाद ये नहीं चलेगा। तो इसी को कहते हैं हेलीकॉप्टर हूवर। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, जब मार्केट से सब पैसा सोख लिया गया अचानक से एक महीना के अंदर लाखों करोड़ रुपया, तो मार्केट का तरलता क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। उस स्थिति में मार्केट का तरलता क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यानी कि तरलता को घटाने के लिए जब मार्केट में काला धन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नहीं, उस जब काला धन ज़्यादा हो जाएगा तो आरबीआई को उस समय मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आरबीआई के जो भी इफ़ार्ट हैं, प्रयास हैं, वो असफल प्रतीत होते हैं, उसका कोई भी उठाया गया कदम प्रभावी नहीं होता है। उस स्थिति में हेलीकॉप्टर हूवर जैसे उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे कि हेलीकॉप्टर हूवर क्या है। इसके बाद एक नेक्स्ट जो है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, इसको समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य तरलता को बढ़ाने के लिए होता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, केंद्रीय बैंक बैंकों को ऋण के फलस्वरूप ब्याज न ले बल्कि ब्याज दे। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे आरबीआई है, केंद्रीय बैंक है ही भारत का,
तो ये जो है बैंकों को पैसा दे, खूब पैसा पंप करे सब बैंकों को। अब बैंक में पैसा पंप करने के बाद ये आरबीआई निर्देश दे कि देखिए आपको पैसा दिया जा रहा है, आप लोगों को ऋण दीजिए। आपको ये जो हम पैसा दे रहे हैं इस पर हम ऋण, आप पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे हम। यहाँ तक कि हो सकता है कि ऐसा भी हो जाता है कि इस स्थिति में कि बैंक मान लिया जाए कि 5 लाख रुपया दिया है ना, आरबीआई 5 लाख रुपया बैंक को देती है और कहती है ऐसा करो कि तुम भैया ऋण दो लोगों को और हम तुमसे 4,80,000 ऋण लेंगे, है कि नहीं, 20,000 माफ़ किए चलो जाओ। यानी कहने का मतलब है कि ब्याज, एक तो ब्याज नहीं ले रही है आरबीआई उस स्थिति में या केंद्रीय बैंक, और ऊपर से ब्याज दे भी रही है, यानी उसको छूट भी प्रदान कर रही है। तो उस स्थिति को ही कहा जाता है निगेटिव इंटरेस्ट रेट। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है तरलता को बढ़ाना। तो आप ये चीज़ समझिए, तरलता बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मौद्रिक नीतियों को, जो आरबीआई की मौद्रिक नीतियां हैं, उसे आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और इसे आप अपना एक एसेट के रूप में कन्वर्ट कर चुके होंगे। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए इसे आप एसेट के रूप में कन्वर्ट कर दिए होंगे, जिसका लाभ उस आपको आने वाले भविष्य में, यानी कि आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग इसी प्रकार से लगे रहिए। आज के लिए इतना ही।